नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है 26 मई को प्रीलिम्स का। तो इसी चक्कर में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, मतलब किस डायरेक्शन में पढ़ना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही समझ आता है। तो हम लोग 2017 से 2023 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पॉलिटी के। और आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं 2017 से लेके 2023 तक, उन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पढ़ें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको सबके सॉल्यूशंस बताता चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू एडजमेंट मोशन, क्वेश्चन आर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो बेसिकली इसमें यह पूछा गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है ये हमारे गवर्नमेंट के ऊपर कैसे कंट्रोल रखती है, इस चीज को आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है वो है 1, 2 एंड 3। ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों के थ्रू हमारा पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखता है। अब चलिए समझते हैं ये तीनों होते क्या हैं। एंड आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सुना होगा, जो न्यूज में चलता रहता है कि ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। नो कॉन्फिडेंस का मतलब कि अब हाउस का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर नई सरकार बनती है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन आर। आपने ये भी सुना होगा कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो जो मेंबर्स होते हैं, जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं, वो सरकार से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। एक क्वेश्चन आर 1 घंटे का स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें ये क्वेश्चंस अपने पूछते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कृपया करके बताओ। अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन। तो ये सारी चीजें इसमें होती रहती हैं और ये बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब तक आप गवर्नमेंट से जवाब नहीं मांगेंगे तब तक गवर्नमेंट एक तरह से अकाउंटेबल नहीं होगी, और अकाउंटेबल नहीं होगी तो फिर वो तानाशाही की तरफ चलती रहेगी। और उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मान लीजिए आपने किसी मंत्री से कोई सवाल पूछा, उन्होंने ओरली जवाब दिया या आपको रिटर्न में दिया, तो उस जवाब को सुनने के बाद आपके मन में नए क्वेश्चंस उत्पन्न होने लगे, मतलब आपके दिमाग में और नए क्वेश्चंस आने लगे जो आप पूछना चाहते हैं। बट उन क्वेश्चंस को आप तभी पूछ सकते हैं जब आपको स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब आपको परमिशन दे। इसलिए इन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, क्योंकि आप क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका आंसर मिलने के बाद आपके दिमाग में नए क्वेश्चंस आए और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और स्पीकर की परमिशन के बाद ही आप इसको पूछ सकते हैं। फिर आता है दोस्तों एडजमेंट मोशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट मुद्दे को अपोजिशन वाले या बाकी मेंबर्स उठाना चाहते हैं, जो मतलब तुरंत एक तरह से गवर्नमेंट से जवाब चाहती है। इतना अर्जेंट होता है कि वो उसका वेट नहीं करना चाहते और तुरंत गवर्नमेंट से जवाब लेना चाहती है कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन हमारे देश में चल रही है, आप इस मुद्दे पे क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये वाला मोशन होता है ना, गवर्नमेंट का अटेंशन लेने के लिए होता है कि गवर्नमेंट, हमारे देश में इतनी सारी कहानी चल रही है, आप कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, कृपया करके बताओ, इस पे अभी तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये तीनों जो चीजें इसके थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India। तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि सबसे पहली बात होती है, देखिए दो तरह के बिल होते हैं, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल और एक होता है पब्लिक बिल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पब्लिक बिल वो बिल होते हैं जो एक मंत्री प्रस्तुत करता है पार्लियामेंट के अंदर, यानी अगर मिनिस्टर ने किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा या राज्यसभा में तो उसे हम कहेंगे पब्लिक बिल, और इसे गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं क्योंकि मंत्री गवर्नमेंट के ही होते हैं। और जो बाकी मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। तो ये भी गलत बात है। प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं बट बहुत साल पहले, अभी रिसेंटली कोई भी पास नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो गया डी, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और जो सेकंड बात देखिए, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे लिखी हुई है, द लास्ट प्राइवेट मेंबर्स बिल पास बाय पार्लियामेंट वाज सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन 1968। 1968 के बाद आप कह सकते हैं कि अभी तक कोई बिल पास नहीं हुआ प्राइवेट मेंबर वाला। ठीक है,
और इसके बाद राज्यसभा ने एक अप्रूवल दिया था बीच में 2014 में, वो भी 45 ईयर्स के बाद, बट वो पास नहीं हो पाया था लोकसभा से, तो वो बिल वहीं पे रह गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी, तो ये हो गया गलत, क्योंकि इसका आंसर था सीपीआई, जहां तक मेरे को याद है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट है, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, ये 100% सही है। In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leaders cannot recognized as the leader of opposition. तो ये भी गलत है, यहाँ पे 10% वाला रूल लगता है दोस्तों, कि 1/10 आपके पास अगर सीट्स आ जाती हैं तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना सकते हैं। तो इसमें थर्ड भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2 ओनली, यानी बी। तो इसका आंसर देखिए क्या है, स्टेटमेंट 1 नॉट करेक्ट। हाँ देखिए यहाँ पर आ गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपको बताया कि सीपीआई थी जिनको 16 सीट्स मिली थी, कांग्रेस सबसे हाईएस्ट थी 364 सीट्स, नेहरू साहब थे उस टाइम पे। उसके बाद 1969 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सबसे पहले एक तरह से आप कह सकते हैं हमारे देश में लाया गया, और इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल यानी स्ट्रेटेजरी रिकॉग्निशन एक मान्यता कब मिली, 1977 में। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, द लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10, वही 10% वाली बात जो मैंने आपको बताई, वही सेम बात। अगर 10% आपके पास सीट्स हैं तो आप ऑपोजिशन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है। कमेटी दोस्तों पार्लियामेंट में बनाई जाती है ताकि अच्छे से डिसीजन ले सकें। देखिए 545 में वो होते हैं, आपको पता है, लाइक लोकसभा में, और उसमें अलग राज्यसभा में 250, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि इतने सारे लोग हैं, अगर कोई डिसीजन लेना है तो सारे लोग बैठेंगे, फिर बात करेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा ये लोग क्या करते हैं, 20-30 लोगों की एक कमेटी बना देते हैं और सबको अपना अपना टास्क दे देते हैं कि आपका ये टॉपिक है, आपका ये टॉपिक है, आपका ये टॉपिक है, आप इस टॉपिक पे डिस्कस करो, डिबेट करो, फिर जो भी कंक्लूजन निकलता है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, उससे वोटिंग होती है, डिबेट होता है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि 20-30 लोग मिलके जिनकी एक्सपर्टीज होती है अपनी, ये बाहर से वो भी बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स भी बुलाते हैं अगर इनको जरूरत पड़ती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो उस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, जो भी मतलब वो कर सकते हैं अच्छे से वो करते हैं, उसके बाद उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं, फिर ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं। तो कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अगर हम बात करें हमारी डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट की। तो विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटिनाइजेस and reports to the House whether the powers to make resolution, rules, sub-rules, etc. conferred by the Constitution or delegated by Parliament are being properly exercised. तो दोस्तों इसमें ना ये 4 ऑप्शन है, और जो इसका आंसर है वो है ये कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखिए जो ये कमेटी है यही ये सारी चीजें चेक करती है जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। कमेटी एक आप कह सकते हैं स्टैटिक टॉपिक है, इसको आपको ये जो लक्ष्मीकांत हमारी बुक है उसमें दे रखा है, पार्लियामेंट्री कमेटी नाम से एक चैप्टर है। तो जो जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो आप न्यूज में सुनते रहते हैं वो आप कर लेना। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, जितने एसएससी वाले एग्जाम्स होते हैं ना उसमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, कि जो कैग होते हैं वो इनके फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड होते हैं, ये आपने सुना होगा सारा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट कमेटी, ऐसी बहुत सारी कमेटीज हैं। DRSC होता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो ये सारी कमेटी आप पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये चीज आप यहाँ पे देख लेना क्योंकि ये हम लोग मिस कर देते हैं, हम लोग जनरली इसमें करेक्ट ढूंढने लगते हैं। तो इस वाले का जो आंसर है वो है ये, आप ये चारों ऑप्शंस पढ़ लेना। अगर मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा बार बार तो ऐसे टाइम बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा वीडियो को। तो देखिए ये इसमें दे रखा है कंटिंजेंसी फंड, ठीक है। कंटिंजेंसी फंड आपको पता होगा एक तरह से वैसा फंड होता है जो इमरजेंसी के लिए हम लोग रखते हैं। आर्टिकल 110 जो है हमारे संविधान का वो किससे डील करता है, मनी बिल से। और मनी बिल आपको पता है क्या होता है, मनी बिल बेसिकली मनी मैटर्स यानी फिजिकल जो भी डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के उससे रिलेटेड होता है, बट कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं है कि एग्जैक्टली मनी बिल क्या होता है। हमारे जो स्पीकर साहब होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, एंड स्पीकर साहब जो बोल देंगे उन्हीं का डिसीजन फाइनल हो जाता है।
वो किसी भी बिल को मनी बिल बोल देंगे तो वो मनी बिल हो जाएगा, बट स्पीकर साहब भी सोच समझ के फैसला लेते हैं। ठीक है, ये जो सारे आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको एक बार आप रीड कर लेना, ये मनी बिल से रिलेटेड है। ये 3 आर्टिकल आप एक बार पढ़ लेना, एग्जाम्स में आए तो, ताकि आप एलिमिनेट करके ये आंसर्स निकाल सकें। देखिए आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है। आर्टिकल 267 हमारा कंटिजेंसी का मतलब हो गया इमरजेंसी फंड, और आर्टिकल 266 में ही पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड भी होता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, अगर आपको यहां से पैसे निकालने हैं तो आपको पार्लियामेंट यानी हमारे संसद का अप्रूवल चाहिए, उनकी परमिशन के बिना आप नहीं निकाल सकते। और जो कंटिजेंसी फंड होता है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और पब्लिक अकाउंट में भी, मतलब गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के इस पैसे को खर्च कर सकती है, इस पैसे को यूज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो दोस्तों इसमें देखिए एडहॉक कमेटी है, पार्लियामेंट्री, वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले DRSC बताया था ना, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीजें। देखिए फाइनेंस कमीशन तो ये सारे काम करेगा नहीं, तो अगर आप 3 यहाँ से हटाएंगे तो 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली चले गए। ठीक है, एडहॉक कमेटी करती है और ये सेकंड वाली, तो इसका आंसर हो गया 1 और 2। एडहॉक कमेटी दोस्तों टेम्परेरी टाइम के लिए बनाई जाती है, जब इनका काम पूरा हो जाता है, मतलब एक कमेटी बनाई, उनको एक काम सौंपा गया कि आपका ये काम है, इससे रिलेटेड हमें रिसर्च करिए, डिबेट करिए, जो भी है हमें बताइए। जब उनका वो टास्क पूरा हो जाता है तो उस कमेटी को हटा देते हैं, मतलब एक तरह से सस्पेंड कर देते हैं। उनका काम बस इतना ही होता है, जो काम उनको दे वो काम पूरा करके उनको दे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यही इसी का एक्सप्लेनेशन देखिए आप, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ऐसी कमेटीज मतलब ये बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 24 DRSCs हैं, मतलब 24 कमेटी हैं। इनको ना अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम दे दिए जाते हैं कि आपका ये डिपार्टमेंट है, आप इसको संभालिए, इससे रिलेटेड जो भी काम हो आप लोग करिए, इस पर रिसर्च करनी है कि, और बाकी जो रेगुलेटर्स हैं उनको चेक करते रहना, उनको रिव्यू करते रहना, तो ये सारे काम ये लोग करते हैं। एडहॉक कमेटीज का मैंने अभी आपको बताया, डिसॉल्व कर दिया जाता है जैसे इनका काम पूरा होता है। ठीक है, और एडहॉक कमेटीज में दोस्तों एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, कुछ आप पढ़ लेना। एक होता है JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये भी एडहॉक कमेटी ही होता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का मतलब होता है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से इसमें मेंबर्स आते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जांच पड़ताल करने के लिए बनाया जाता है। वैसे तो मोस्टली जैसे कोई भी केस चल रहा है, जैसे राहुल गांधी साहब राफेल डील में भी बोले जा रहे थे, बार बार आपने सुना होगा न्यूज में उस टाइम कि JPC की मांग कर रहे थे वो, कि JPC बनाओ, वो राफेल डील को चेक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे थे। तो JPC का मतलब वही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये लोग खुद से फिर डिसाइड करते हैं सारी चीजें, रिव्यू करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इनको टास्क दिया होता है वो पूरा करते हैं, उसके बाद इस कमेटी को हटा दिया जाता है। ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बताया था, एस्टीमेट कमेटी बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट का जो ये एक्ट है exempts several posts from disqualification on grounds of office of profit, पहला ऑप्शन। दूसरा है द above mentioned act was amended 5 times, तो इसके बारे में तो अभी कोई नॉलेज हमें है नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि एंड द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं मन में डाउट हो जाता है कि वेल डिफाइंड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कभी सुना नहीं। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करते हैं तो देखिए लास्ट के तीनों ऑप्शन अपने आप हट गए, तो आंसर हो गया ए। हालांकि 2023 का जो पेपर आया था उसमें आप एलिमिनेट करके ऐसे नहीं कर सकते थे, यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। पहले लोग ऐसे एलिमिनेट करके कर लेते थे, तो मतलब थोड़ा इजी रहता था, बट यूपीएससी ने एलिमिनेशन वाला मेथड हटा दिया। तो दोस्तों हमारे संविधान के 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इस पे आप एक बार जरा देख लीजिए। आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, और आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1, ये बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो और ये जो 102 है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, 191 होता है एमएलएस के लिए। ठीक है, और इसमें एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2। अगर आप सब क्लॉज 2 देखेंगे तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन है एमपी के लिए, और अगर आप 191 सब क्लॉज 2 में आएंगे तो फिर वो एंटी डिफेक्शन है एमएलएस के लिए। तो ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements. The President of India can summon a session of Parliament at such place as he she thinks fit. तो
तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस फॉर द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसी कोई बात शायद से करता नहीं है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन द ईयर। तो ये तो सही है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज तो कोई ऐसा डिसाइडेड है नहीं। तो अगर हम पहला सही करें और तीसरा सही करें तो सी ऑप्शन बैठता है। चेक करते हैं इसको। हाँ, आंसर इज सी। तो आर्टिकल 85 राष्ट्रपति साहब को एम्पावर करता है कि वो हाउस की मीटिंग बुला सकें, जो पार्लियामेंट के हाउस होते हैं उनको बुला सकें। प्लस अभी हमने देखा था मिनिमम डेज या इतने दिन मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट पार्लियामेंट के लिए एक कंडीशन है दैट पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में एटलीस्ट 2 बार तो इनको मिलना चाहिए। बस इतनी ही एक रिक्वायरमेंट है। बाकी कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज इसमें ऐसा सच है नहीं कि 10 दिन के लिए आना है, 20 दिन के लिए आना है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा in the matter of creating all India new all India services, amending the constitution, removal of government, making cut motions। देखिए दोस्तों, कट मोशंस मतलब बजट से रिलेटेड बात है। तो बजट की जब बात आती है तो जनता के पास पावर आती है। जनता का मतलब लोकसभा, तो ये पावर लोकसभा के पास है। गवर्नमेंट को हटाने की पावर लोकसभा के पास है, क्योंकि अगर बात करें लोकतंत्र की तो सारी पावर जनता पे है, और जनता के प्रतिनिधित्व और जनता के प्रतिनिधि कहाँ पर है? रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में। मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312। तो दोस्तों ये वाला जो है ना पहला प्रोविजन, इसमें राज्यसभा के पास थोड़ी ज्यादा पावर है, ठीक है। और जो ये है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इक्वल पावर है दोनों के पास। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए आर्टिकल 312 मैंने अभी आपको बताया, इसमें देखो दे रखा है कि ग्रेटर से किसका है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का उसमें राज्यसभा स्पेशल पावर्स इन क्रिएटिंग, और लोकसभा हैज ग्रेटर से इन रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो राज्यसभा का इसमें ग्रेटर से किसमें है? ऑल इंडिया सर्विसेज में। एंड लोकसभा का है गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए। एंड कट मोशंस, कट मोशन मतलब बजट से रिलेटेड बात। तो जहां भी पैसे से रिलेटेड बात आ गई लोकसभा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। Along with the budget, finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement, long standing parliamentary convention, आर्टिकल 112, आर्टिकल 110, आर्टिकल 113 और ये प्रोविजंस रिलेटेड टू FRBM, दैट इज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका आंसर दोस्तों यही है। ये जो एक्ट है इसी की वजह से गवर्नमेंट को ये डॉक्यूमेंट भी लाना पड़ता है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत थी नहीं। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, FRBM से रिलेटेड 2003 में लाया गया था, और कोविड टाइम पे इसमें कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन हमारी थोड़ी सी क्रिटिकल चल रही थी। अब देखिए 2021 में लोकसभा एंड राज्यसभा से जो क्वेश्चन पूछे थे वो आपके सामने हैं। In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies। तो ये चीज हो गई गलत। देखिए अगर आपको हमारे देश में जनरल इलेक्शन का चुनाव में खड़ा होना है तो आप 2 जगह से खड़े हो सकते हैं। जैसे मोदी जी, मेरे ख्याल से अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जब पहली बार पीएम पद के लिए जब वो मतलब 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने वाराणसी से भी इलेक्शन लड़ा था, और शायद गुजरात में वडोदरा या कुछ था वहां से भी। तो मैक्सिमम आप 2 जगह से कर सकते हो, 3 आपके लिए 3 अलाउड नहीं है। और इन्होंने लिखा है नो लॉ, तो ये भी गलत है। ROP एक्ट आपको पता है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। Then in 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा। तो ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है, इसके बारे में भी चेक करते हैं। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, इफ अ कैंडिडेट contest in one Lok Sabha election from many constituencies, his her party should bear the cost of by elections। तो ये तो कोई फालतू ही प्रोविजन है, ऐसा कुछ है नहीं। तो थर्ड अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो बच जाते हैं ये 1 और 2। इसमें तो कुछ गड़बड़ है मेरे को लगता है। अच्छा पहला भी तो गलत ही है ना, ठीक है, फिर दूसरा सही है इसका मतलब। बट यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है, आप ये देख सकते हैं, द अबव क्वेश्चन वॉज डिलीटेड बाय यूपीएससी। तभी मैं सोचूं इसमें गड़बड़ क्या लग रही थी मेरे को। तो देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ना, इसका कोई रीजन हमें नहीं पता कि यूपीएससी ने क्यों डिलीट किया। बट 2021 की जब उन्होंने आंसर की निकाली थी तो उन्होंने अपने आंसर की में ये डाल दिया था कि उन्होंने ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। कोई रीजन नहीं दिया बट डिलीट कर दिया। बाकी मैंने ये जो
आंसर से ही मैंने विजन की वेबसाइट से निकाले हैं, विजन आईएएस कोचिंग आपने सुना होगा, और वहाँ पे मैंने ये सॉल्यूशन देखा और उसी में मेरे को पता भी चला कि यूपीएससी ने डिलीट किया था ये क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि 2 जगह से खड़े हो सकते हैं, और ये देखिए लिखा भी यहाँ पे कि 2 जगह से खड़े हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। और तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल ही फालतू था, उसमें कुछ था नहीं। बाकी ये बात इन्होंने 1991 में जो हम क्वेश्चन सेकंड प्रोविजन था वो इसमें ये देखो दे रखा है कि देवीलाल जी ने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज से कंटेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी? नहीं, इमरजेंसी के लिए तो आपको पता है दोनों हाउस की परमिशन चाहिए होती है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 100% करेक्ट कि लोकसभा की ही पावर है। और टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 कहता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, तो इसमें 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 352 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है राष्ट्रपति साहब को कि वो इमरजेंसी लगा सकते हैं हमारे देश में, और इसमें देखिए लिख रखा है साफ साफ कि दोनों हाउस की परमिशन आपको चाहिए होती है, और विद इन 1 मंथ आपको अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। उसके बाद क्या होता है, जब पार्लियामेंट अप्रूवल दे देता है तो 6 महीने तक इमरजेंसी लागू रहती है। अगर आपको फर्दर इसको एक्सटेंड करना है तो आपको पार्लियामेंट का दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ऐसे कर करके आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए इमरजेंसी लगा सकते हैं, बट आपको हर 6 महीने में पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 75 आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के पास ही ये पावर है, जब वो आंसरेबल ही लोकसभा को है तो उनको उनसे पद से हटाएगा भी तो लोकसभा ही, यानी गवर्नमेंट को उनके पद से हटाने का जो पावर है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। आर्टिकल 61 जो मैंने अभी आपको बताया इम्पीचमेंट से रिलेटेड, इसमें साफ साफ दे रखा है कि किसी भी हाउस में आप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब के इम्पीचमेंट प्रोसेस की प्रोसीडिंग्स को। With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. As per the rules of procedures and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as Speaker may fix. तो ये बात तो ठीक है कि स्पीकर ही डिसाइड करता है कि डेप्यूटी स्पीकर का कब होना चाहिए। There is a mandatory provision that election of a candidate as, देखिए मैंडेटरी आ जाए तो थोड़ा मन में डाउट रखना स्टार्ट कर देना। as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either principal opposition party or ruling party, तो ये तो हो गया गलत। The deputy speaker has the same power as speaker when presiding over the sitting of house and no appeal lies against his rulings, so this is also correct। The well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister, तो prime minister का इसमें कोई रोल होता नहीं, तो ये हो गया गलत। 4th अगर आप हटाएंगे तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, और उसके बाद सेकंड अगर हटाएंगे तो ये भी कट गया, तो आंसर हो गया ए। एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसमें साफ साफ दे रखिए, आप एक बार इसको पढ़ लेना। बीइंग एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, द इलेक्शन इज यूजुअली हेल्ड ऑन नेक्स्ट सिटिंग आफ्टर स्पीकर्स selection as the president fixes the date for the speaker election and after being elected the speaker fixes the डेट फॉर द डेप्यूटी स्पीकर, यानी राष्ट्रपति साहब स्पीकर के इलेक्शन की डेट को तय करते हैं और उसके बाद स्पीकर साहब डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट तय करते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि राष्ट्रपति साहब क्या होता है, जब नया चुनाव होके नई सरकार बनती है ना, तो जिस दिन पहला सेशन होता है उस दिन जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं वो एक प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे बनाते हैं, और राष्ट्रपति साहब ही इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोटेम स्पीकर हैं ये स्पीकर के जो चुनाव होता है उसको प्रिसाइड करते हैं और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप इन पे नजर जरूर मार लेना। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जब आपको संविधान में संशोधन करना है तो प्रेसिडेंट साहब की परमिशन नहीं चाहिए होती। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज हर एसेंट। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैडम इंदिरा गांधी जी ने इस चीज को कंपलसरी कर दिया था। पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट के लिए ये मैंडेटरी नहीं था, बट 24th अमेंडमेंट के तहत ना
इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी उन्होंने ये प्रोविजन ऐड किया था जिसमें उन्होंने बोल दिया कि प्रेसिडेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गिव हिज और हर एसेंट। जब भी संविधान में संशोधन करना है तो गवर्नमेंट की मर्जी से होगा और प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही करना है उस संशोधन पे। देन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउस passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। देखिए ये बात तो जो ये वाला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है, और इसके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें तो दे रखा है बी 2 and 3। इसमें ये जो क्वेश्चन है ना इसमें यहाँ पे पढ़ लेना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो सेकंड मैंने आपको बताया ही था सही है, तो सेकंड अगर इस यहाँ से आप एलिमिनेट करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट गया और जो फोर्थ ऑप्शन ये थर्ड वाला था ये जॉइंट सीटिंग वाला, ये भी हमें पता है कि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बिल होते हैं उनमें क्या होता है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को अलग अलग बिल को पास करना होता है। किसी एक के पास ऐसा नहीं है कि इन पे ज़्यादा पावर है इन पे ज़्यादा पावर है या फिर जॉइंट सिटिंग से हो जाएगा, दोनों को अलग अलग पास करना होता है अगर आपको संविधान में संशोधन करना है। तो इसका आंसर है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था 24th अमेंडमेंट बिल वाला कि प्रेसिडेंट साहब को बांध दिया था, मतलब एक तरह से कि उनको साइन करना ही करना पड़ेगा, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स अ फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, ये फाइनेंस बिल की बात हो रही है, इस चीज को आप ध्यान से पढ़ें। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स अ मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड or reject the bill and it can only make recommendations. In case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha there is no joint sitting for money bill but a joint sitting becomes necessary। देखिए फिर से एक्सट्रीम वर्ड आ गया for finance मतलब इन्होंने बोला कि joint sitting necessary हो जाती है फाइनेंस बिल के लिए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत और ये वाला भी हो गया गलत क्योंकि फाइनेंस बिल भी एक तरह से मनी बिल होता है तो राज्यसभा उसको अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसमें 95% बच्चे गलती करते हैं। ये सारी स्टेटमेंट आपको पता होंगी कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद भी आप इसका आंसर गलत करके आओगे। और रीजन क्या है देखिए, यूपीएससी का तरीका देखिए आप कैसे क्वेश्चंस को पूछते हैं। इन्होंने ये नहीं पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है कि पॉइंट नंबर 1 सही है, पॉइंट नंबर 2 सही है, पॉइंट नंबर 3 सही है, ये नहीं पूछा। इन्होंने कंफ्यूज किया है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब यहां पे आप क्या गलती करोगे, आपको पता है कि पॉइंट नंबर 2 सही है तो एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि आप 100% इस पे टिक करोगे कि ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यहां पे सेकंड पॉइंट करेक्ट है। बट इन्होंने क्या पूछा है कि कितनी स्टेटमेंट सही है तीनों में से, तो तीनों में से सिर्फ एक सही है ना, बाकी 2 गलत है, तो इसका आंसर हो जाता है ओनली 1। ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में प्रेशर रहता है तो आप ये चीज नेग्लेक्ट कर देते हो और दिमाग से स्किप हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मनी बिल 110 में है और राज्यसभा और लोकसभा के पास जो पावर्स रहते हैं मनी बिल से रिलेटेड उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो दे नहीं रखी संविधान में बट आर्टिकल 110 में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। और मैंने अभी आपको बताया कि स्पीकर का ही डिसीजन फाइनल होता है कि वो डिसाइड करते हैं कौन सा बिल मनी बिल है कौन सा नहीं है। राज्यसभा के पास इसमें कोई पावर होती नहीं, राज्यसभा इसमें सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है अपनी, उसको रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकता और उनके पास सिर्फ 14 दिनों का टाइम रहता है। 14 दिन में अगर उन्होंने बिल वापस भेज दिए लोकसभा में तो ठीक है, बिल पास किए रहे या ना करें अपने पास रखे रहे, 14 दिन के बाद वो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो फाइनेंस बिल की बात कर रहे थे हम, फाइनेंस बिल हमारे संविधान के आर्टिकल 117 में है और इसमें दे रखा है कि इसमें 2 कैटेगरीज के फाइनेंस बिल होते हैं। आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 जिसे फाइनेंस बिल 1 और 2 भी कहा जाता है। फाइनेंस बिल 1 includes not only the subject stated in 110 but also other legislative provisions. Financial bill 1 is comparable to money bill in 2 ways। जो फाइनेंस बिल है और मनी बिल है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं in 2 ways। Both of these bills can only originate in the Lok Sabha and not Rajya Sabha।
एंड सेकेंडली बोथ द बिल्स कैन इंट्रोड्यूस ओनली ऑन प्रेसिडेंट्स एडवाइस, यानी आपको प्रायर रिकमेंडेशन आपको जरूरी है, राष्ट्रपति साहब से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बिल 1 है, बाकी इसका जो सेम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रहता है एज एनी अदर ऑर्डिनरी बिल। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो